आपकी अपनी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचि गुप्ता द्वारा महिलाओं के लिए इस विमेंस डे पर पूरे मार्च महीने पाइए 50% की छूट परामर्श व जांचों पर। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें डॉक्टर रुचि कार्डियक सेंटर 9116769111 क्योंकि महिलाओं का दिल स्वस्थ तो परिवार मस्त। डॉक्टर रुचि कार्डियक सेंटर 9116769111। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। गुड मॉर्निंग्स कहते हुए मैं हूं मैसी मैत्रेयी आपके साथ, और आज का हेल्थ इज वेल्थ पूरा का पूरा लेडीज स्पेशल है क्योंकि 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज पुरुषों के मुकाबले महिलाएं हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी अपनी सेहत की तो वो घर परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों को संभालने के कारण अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं, सबका ध्यान अधिक देती हैं और खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं। ऐसे में उन्हें कई रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। महिलाओं में अब दिल की बीमारियां भी अधिक होने लगी है। तो आज जानेंगे महिलाओं में होने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। महिलाओं में हार्ट डिजीज का रिस्क क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, महिलाएं कैसे हृदय रोग से बच सकती हैं, इसके लक्षण कैसे पहचान सकती हैं और खान पान का कैसे ख्याल रखना है, उन्हें विस्तार से जानेंगे आज। स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचि आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रुचि, हृदय रोगों के मामले पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। बीमारियां और शारीरिक स्थितियों को लेकर आमतौर पर जो धारणाएं लोगों के मन में होती हैं उनमें से एक है दिल की सेहत को लगाए जाने वाले कयास। ये माना जाता रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हृदय रोग या दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत कम होती है। क्या कहेंगी आप? देखिए, ऐसा है, ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है और काफ़ी हद तक गलत है। सही इसलिए है क्योंकि एज डिफरेंस डेफिनेटली होता है। अगर एक पुरुष को 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने का इंसिडेंस का चांस बढ़ता है, तो वहीं एक महिला को 65 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं में हार्ट अटैक कम होता है, सिर्फ उम्र का फ़र्क है। और अगर बाकी रिस्क फैक्टर जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब साथ में जुड़ जाए तो ये बेनिफिट भी नकारा हो जाता है। तो हमें भी उतना ही रिस्क हो जाता है जितना हमारी उम्र के पुरुषों को होता है। जी, तो क्या कारण मानती हैं आप मैम, क्यों पहले के मुकाबले आज ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स फीमेल्स को हो रही हैं? देखिए, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर होते हैं कुछ जो सभी के लिए हैं। जैसे एज बढ़ेगी तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ब्लैक रेस में ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है, चिकनाई की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा है, शुगर के मरीज़ हैं आप, ब्लड प्रेशर है, नई कुछ चीज़ें हैं, नई लतें लग गई हैं, जैसे आजकल स्मोकिंग का इंसिडेंस महिलाओं में, स्पेशली वर्किंग वुमेन में बढ़ता जा रहा है। अल्कोहल की मात्रा का कंजम्पशन अगर ज़्यादा होता जा रहा है, तो ये वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो महिलाओं में हार्ट डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो केवल महिलाओं में ही हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि खून गाढ़ा हो जाता है और कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी अटैक का इंसिडेंस बढ़ता है। सिमिलरली प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि एक नॉर्मल हार्ट अचानक से कमज़ोर हो सकता है, जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। जी। सिमिलरली एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड कंडीशन होती है जिसके अंदर हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसको ताकत्सुबो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जो केवल महिलाओं में ही नोट करी गई हैं। इनके कुछ चीज़ों के हमें कारण भी नहीं मालूम है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स जो सभी में लागू होते हैं, उसके अलावा ये अलग से कुछ रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं जिनसे महिलाओं में हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जी मैम, औरतें अपने परिवार के सदस्यों के दिल की बात बहुत अच्छे से समझ जाती हैं, लेकिन उनके दिल की बात को कैसे समझा जाए? क्या लक्षण नज़र आते हैं महिलाओं में अगर किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम उन्हें होने जा रही है तो? और ये जो सिम्टम्स होंगे वो कितने अलग होंगे पुरुषों में होने वाली हार्ट प्रॉब्लम से? देखिए, कुछ लक्षण कॉमन हैं, जैसे छाती में भारीपन है, ठीक है, भारीपन महिलाओं में भी आ सकता है। मेन सोचने वाली बात यह है कि महिलाओं में बहुत बार छाती में भारीपन नहीं आने पर भी हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे केवल घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, जिसको हमने एंग्जाइटी कहकर नज़रअंदाज कर दिया, या ठीक है आपने थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया होगा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए कहकर नज़रअंदाज कर दिया।
या आपको लग रहा है कि ठीक है ये तो किसी मानसिक तनाव से गुजर रही होंगी इसलिए इनका आज काम करने का मन नहीं होगा कहकर नज़रअंदाज कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो भी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। घबराहट होना, सांस फूलना, सिर्फ बेचैनी होना, थकावट होना, तो इनको भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना हम कन्वेंशनल जो सिम्टम्स होते हैं, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, छाती में भारीपन है, कंधे में भारीपन आ रहा है, जॉ में, जबड़े में दिक्कत है, इन सबको जैसे इम्पोर्टेंस देते हैं हम उसी तरीके से ये जो कुछ अलग किस्म के लक्षण हैं इन्हें भी इम्पोर्टेंस देना है। जी। तो नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना नहीं है, करना जो है। महिलाएं अक्सर कर देती हैं। मैम, क्या कुछ और भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं दिल की बीमारियों से जुड़े हुए जो सिर्फ महिलाओं में ही होंगे? हाँ, जैसे अभी हमने बात की कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं जो महिलाओं में ही होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, खून गाढ़ा हो गया, या प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई, या जब मेनोपॉज आया तो उस दौरान हमारा बीएमआर घटा और हमारा वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो केवल महिलाओं के साथ ही जुड़ी हुई हैं। जी। सुनते रहिए गुलाबी नगर का गुलाबी चैनल 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। 9:23 कहते हैं कि सीने में एक खटक सी है बस, और हम नहीं जानते क्या है दिल। और आज इसी दिल की बात कर रहे हैं। महिलाओं में होने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में जान रही हैं। महिलाएं कैसे हृदय रोग से बच सकती हैं, इसके लक्षण कैसे पहचान सकती हैं और कैसे ख्याल रखना है उन्हें अपना। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर रुचि, बात अब उस एक एज की करें जिसके बाद में लेडीज़ को अपना रूटीन जो चेकअप है वो करवाना ही चाहिए। और क्या इसमें भी किसी तरह का अंतर रहता है कि पुरुषों में इस आयु के बाद में रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है और महिलाओं में इस आयु के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। एज में अमूमन 7 से 10 साल का अंतर रहता है। जैसे मेल्स में हम बोलते हैं कि अगर 45 साल से पहले हार्ट अटैक आया तो वो जल्दी आ गया, जी। और 55 एक नॉर्मल एज मानी जाती है। इसके आसपास उम्र के साथ बढ़ने वाले हार्ट के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं। सिमिलरली महिलाओं में यही एज हम 55 एंड 65 मानते हैं कि 65 साल के बाद हार्ट अटैक का इंसिडेंस महिलाओं में बढ़ता है एज रिलेटेड, और 55 से कम में है तो उसको हम एबनॉर्मल मानते हैं, मतलब एक हाई फैमिली रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर कोई और रिस्क फैक्टर साथ में जुड़ा हुआ है तो ये जो बेनिफिट है जो महिलाओं को 10 साल का बेनिफिट, बिकॉज ऑफ देयर हॉर्मोन्स, जो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है, उसकी वजह से जो बेनिफिट मिलता है वो नकारा हो जाता है। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप 7 से 8 गुना ज़्यादा एट रिस्क हो जाते हैं हार्ट की बीमारी के लिए, चाहे आप महिला हैं तो भी। सिमिलरली अगर आपको ब्लड प्रेशर है या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो भी आप जो बेनिफिट आपको आपके शरीर ने अपने आप से, भगवान ने आपको दिए हैं, वो नकारा हो जाते हैं। रही बात हेल्थ चेकअप कराने की, तो क्योंकि हमने ये माना है कि 50 साल के बाद हम ये मान लेते हैं कि धीरे धीरे मेनोपॉज आ गया और रिस्क बढ़ सकता है, और 65 साल के बाद तो अटैक का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, तो मेरी सलाह ये है कि 50 साल के बाद हम सालाना रूप से अपना कंप्लीट चेकअप कराएं, जिसके अंदर शरीर के बाकी अंगों के साथ साथ हम हार्ट की भी जांचें करवाएं। जी, तो टेस्ट हम करवाएंगे तो किसी तरह की जो बीमारी है आगे हो सकती है उससे भी हम बच सकते हैं। डॉक्टर रुचि, आमतौर पर हम जब भी किसी बीमारी की बात करते हैं तो ये होता है कि ये लोग जो हैं वो इसमें हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो आज जब हम बात महिलाओं के दिल के स्वास्थ्य की कर रहे हैं, क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं हाई रिस्क ग्रुप में आएंगी? जी हाँ, बिल्कुल। शुगर जिनको है, ब्लड प्रेशर जिनको है, वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, सीडेंट्री हैं, मतलब बैठने का काम ज़्यादा है, हम सब ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जिनका हो। जी, हार्ट फेलियर की हम बात करें मैम, क्या है, महिलाओं में कैसे प्रेजेंट करता है? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हार्ट फेलियर अमूमन हम कहते हैं कि हार्ट कमज़ोर होने की वजह से जो लक्षण आते हैं उसको हम हार्ट फेलियर में गिनते हैं। महिलाओं में अक्सर ये देखा गया है कि जब हम कुछ जांचें करते हैं जिनसे हमें मालूम चलता है हार्ट कमज़ोर है या नहीं, तो ज़्यादातर उनका हार्ट कमज़ोर नहीं होता, बावजूद उसके उन्हें लक्षण आते हैं, जैसे सांस भर रहा है, पैरों में सूजन है, खाना हजम नहीं आ रहा, पेट में ब्लोटिंग सेंसेशन है, सब कुछ पड़ा है। ये जो सब लक्षण हैं ये हार्ट फेलियर के होते हैं। लेकिन एक इको नॉर्मल आ जाने से हम लोग कहते हैं कि अरे नहीं, आपको कुछ नहीं है। जी। जबकि एक एंटिटी है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब
हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनका रिलैक्सेशन कि उनमें आराम से खून चला जाए और फिर वो पूरे शरीर को भेज दें, वो प्रक्रिया कमज़ोर हो गई है। इस वजह से लक्षण तो आएंगे पर वो पकड़ में नहीं आएगी, और अगेन उसको बहुत सारे लोग और कुछ डॉक्टर्स भी ये कह के नज़रअंदाज कर देंगे कि नहीं, आपका हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, आपके जो लक्षण है वो इस वजह से आ रहे हैं कि आप घूमती फिरती नहीं हो, थोड़ा चला करो, थोड़ा घूमा करो, थोड़ा डाइट चेंज करो। वो चीज़ गलत नहीं है, वो सही है कि हाँ डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, घूमने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम उनका आगे वर्कअप होना चाहिए, उनके फर्दर टेस्ट होने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उनको दवाइयाँ भी देनी चाहिए। जी, घूमने फिरने की आपने बात की, तो अब 2 ग्रुप में बाँट करके हम बात करें। एक ग्रुप जिसमें हाउसवाइफ्स हमारी गृहिणियाँ आती हैं और दूसरा ग्रुप जिसमें वो महिलाएँ जो जॉब कर रही हैं। अक्सर हाउसवाइफ्स जो हैं, हमारी होममेकर्स जो हैं, सोचती हैं कि घर का ढेर सारा काम कर लिया है, ऐसे में एक्सरसाइज़ की अब ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये चीज़ उनके दिल को स्वस्थ रख सकती है? और हमारी जो जॉब करती हुई महिलाएँ वो सोचती हैं कि हम तो जॉब पे जा ही रहे हैं, घूमना-फिरना, चलना-फिरना तो वैसे ही हो रहा है। तो एक्सरसाइज़ का रोल कितना इम्पोर्टेंट है दोनों ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आप बताएँ? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैत्रेय आपने। सबसे पहले हम अपनी होम मेकर लेडीज़ की बात करते हैं। यकीन मानिए हफ्ते में 6 दिन मैं वर्किंग वुमन होती हूँ और 7वें दिन मैं भी होम मेकर ही होती हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वुमेन, सुबह से लेकर जो भी घर के पॉसिबल काम होते हैं, आप वो सब अटेंड करते हो, और क्योंकि आप घर में हैं तो बाकी सब परिजन भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आज घर में हो या आप हमेशा घर में होते हो, तो ये काम भी आप कर दो, ये काम भी आप कर दो। अल्टीमेटली होता क्या है कि आप सब कामों को प्रायोरिटी देते हो, घर के बाकी सदस्यों को प्रायोरिटी देते हो, उन बच्चों की स्कूलिंग को, हस्बैंड के टिफ़िन को, घर में जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी दवाइयों को या उनके कामों को, तो आपका अपना सेल्फ जो आपका काम होना चाहिए अपने लिए वो छूट जाता है। अगर आप कायदे से देखें तो आप पूरा दिन बिजी रहे हैं लेकिन आपने अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया है। आप 45 मिनट खुद को दें जिसके अंदर मॉडरेट इंटेंसिटी की कोई भी एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग या कोई स्पोर्ट्स खेलना, ये अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उतना समय आपको निकालना अपने लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सब कुछ करने के बाद भी फिज़िकली अनफिट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है कि जो भी होम मेकर्स हैं अपनी चॉइस से हैं डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन का इंसिडेंस उनमें ज़्यादा होता है। हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं, और डिप्रेशन भी अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो वो भी हार्ट की बीमारियों को बढ़ाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, कुछ ऐसा भी करना है जो आपको खुशी दे, ताकि आप इस डिप्रेशन के माहौल से या इस मानसिक तनाव से बाहर निकलें। तो डियर लेडीज़, उम्मीद है कि आप डॉक्टर रुचि गुप्ता की इन बातों को सुनेंगी और उन पर काम करेंगी, एक्सरसाइज के लिए अपना वक्त जो है उसे निकालेंगी। डॉक्टर रुचि, कॉलर हमसे जुड़ रही हैं, जान लेते हैं इनका क्या है सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है, जो महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं वो हार्ट के लिए कितना खतरनाक होता है? जी, क्या कहेंगे? काफ़ी खतरनाक होता है राकेश जी। जिस तरीके से हम मेल्स में बताते हैं कि स्मोकिंग करने पे फेफड़े भी खराब होते हैं, कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता है और अटैक भी आ सकता है, उसी तरीके से ये चीज़ें महिलाओं में भी नुकसान देती हैं। और महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा नुकसान देती हैं क्योंकि महिलाओं के शरीर में इन तत्वों के लिए, इन तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए और उनके जो टॉक्सिन होते हैं, उनमें जो ख़राब चीज़ें होती हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की कैपेसिटी कम होती है। तो सेम मात्रा में अगर हम शराब या स्मोक को लेते हैं तो हमारे शरीर को, महिलाओं के शरीर को नुकसान ज़्यादा होता है। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। जी मैडम, मेरा नाम रमेश कुमार है। जी रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, जो कई बार पेशेंटों में ये देखा गया है कि ईसीजी और 2D को है ना, वो दोनों ही नॉर्मल आते हैं। उस सिचुएशन में पेशेंट के लिए क्या गाइड? देखिए, वैसे तो हम केवल महिलाओं की बात कर रहे हैं आज, पर चलिए ये क्वेश्चन का जवाब देते हैं आपको। ईसीजी और इको बहुत ही बेसिक टेस्ट होते हैं। ईसीजी तब तक नॉर्मल रहती है जब तक आपका हार्ट फेल होके, कमज़ोर होके साइज़ में बड़ा नहीं हो जाए या फिर अटैक होने की वजह से एक हिस्सा हार्ट का डैमेज नहीं हो जाए। उसके अलावा ईसीजी में जो बहुत छोटे छोटे चेंजेस आते हैं उनसे हमें नहीं मालूम चलता कि अंदर हार्ट कैसा है। सिमिलरली इको के अंदर चेंजेस तभी आते हैं जब हार्ट डैमेज हो चुका है। उससे पहले अगर हार्ट के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि बीमार हो जाएगा, वो चीज़ें ना ईसीजी पकड़ सकती है ना इको पकड़ सकती है।
उनको बोलते हैं हम प्रीमॉर्डियल सिम्टम्स, मतलब अभी आपको पूरे खुल के लक्षण नहीं आए हैं कि आपको हार्ट की बीमारी है, कुछ बेसिक से छोटे छोटे लक्षण हैं कि पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, अभी मुझे थोड़ा सा सांस बढ़ने लगा है या थोड़ी थकावट महसूस होती है। ईसीजी करा लिया नॉर्मल है, इको करा लिया नॉर्मल है, और आपने सोचा चलो हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। वही गलती हम लोग कर जाते हैं। तो ये दोनों टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद अगर आपके लक्षण आपके डॉक्टर को ज़रा भी ऐसे लगते हैं कि ये हार्ट की बीमारी के रेड अलार्म, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, तो आपका आगे का चेकअप होना चाहिए। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं। सीटू सैनी चौमुख सिटी से बात कर रहा हूँ मैम। जी सीटू जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा मैम से ये सवाल है कि आजकल नई नई शिक्षा पद्धति, नए नए आयाम मतलब जुड़ते जा रहे हैं, और यही आयाम स्टूडेंट के लिए एक प्रेशर कहूँ या एक डिप्रेशन कहूँ, वो बनता जा रहा है कि पहले जो कॉलेज लाइफ में सिर्फ एक बार इम्तिहान हुआ करता था, और आजकल जो इस पीरियड में 3 बार इम्तिहान, वो इम्तिहान कहीं ना कहीं उनको एक डिप्रेशन का कारण बना रहा है। तो इसके पीछे मैम का क्या कुछ सुझाव है, क्या कुछ सलाह है स्टूडेंटों के लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को जो भी हमारा एजुकेशन प्रोटोकॉल है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उन्हें सीखना पड़ेगा, जो आजकल सिखाया भी जाने लगा है। डॉक्टर रुचि, हाउसवाइफ्स के बाद अब हम वर्किंग वुमेन्स की बात करें। कुछ बेहद लकी हैं जो ऑफिस जाती हैं तो घर में पूरा पूरा सपोर्ट, हेल्प उन्हें मिल जाती है, मगर ज़्यादातर वर्किंग वुमेन्स ऐसी हैं जो ऑफिस भी जा रही हैं, घर का पूरा काम भी कर रही हैं। तो ये फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ जो मेंटल स्ट्रेस जिसकी बात अभी आपने की, क्या वो कामकाजी महिलाओं के दिल की सेहत को नुकसान पहुँचा रहा है या नहीं? बिल्कुल पहुँचा रहा है। अगर हम वर्किंग क्लास की बात करें तो बहुत कम वर्किंग वीमेन ऐसी हैं जिनके काम में फिजिकल लेबर, मतलब जैसे डेली वेजेस वाला काम है, वो सिर्फ लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग कर रहे हैं। बाकी जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की जो भी महिलाएं काम कर रही हैं, उनका काम इसेंशली डेस्क जॉब है, सिटिंग जॉब है। और अगर हमारे पास घर में सपोर्ट नहीं है तो घर के बेसिक काम, कुकिंग करना है, कपड़े, बच्चे, जो भी, वो सब करके जब वो ऑफिस में डेस्क जॉब पर आती हैं तो घर का तनाव ऑफिस में और ऑफिस का तनाव घर पे, ये तो जाता ही जाता है। साथ साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उनको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ती हैं, जिसके लिए वो मल्टीटास्कर बनती हैं और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है, और फिजिकल एक्टिविटी का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है जो उन्हें अपने लिए निकालना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के रहते उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। कल भी मेरे पास एक मरीज़ आई थी जो सिटिंग जॉब है उनकी, लेकिन मानसिक तनाव इतना ज़्यादा था उनको कि अल्टीमेटली पहले कोई हिस्ट्री ना होते हुए भी उनको हार्ट की बीमारी थी और हमने उनको इलाज करके भेजा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। इसमें मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि हम काम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। जितनी भी कोशिश हो, हम कुछ कामों को आप आउटसाइड हेल्प लेकर करें और अपने लिए अगेन थोड़ा सा टाइम निकालें, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी और मेंटल पीस के लिए भी। जैसे योगा है, मेडिटेशन में आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, मेडिटेशन में आप सिर्फ साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब कर सकते हैं। तो जो भी समय आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए प्लस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए निकाल पाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा। जी, कॉलर हमसे जुड़े हैं, जान लेते हैं इनका सवाल। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी मैम, मैं रेखा कौली बोल रही हूँ। तो हमारी आज की पहली फीमेल कॉलर हमसे जुड़ी है और महिलाओं के दिल की सेहत की बात हम कर रहे हैं। जी रेखा जी, पूछे सवाल। जी मैम, मेरा ये सवाल है, मैम को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा ये सवाल है कि आजकल होते होते बच्चों में भी जो हार्ट में मतलब छेद आता है, या कभी कहते हैं बच्चे का हार्ट थोड़ा बड़ा है, तो ये सब चीजें क्या है और इसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो? देखिए, सबसे पहले तो रेखा जी थैंक यू, आपका फीमेल शो था और आप उसका हिस्सा बनी। सवाल आपका हालांकि बच्चों को लेकर है। देखिए, यही एग्जाम्पल मैं अभी दे रही थी कि महिलाएं अपने बारे में नहीं, अगेन बच्चों के बारे में बात करना चाह रही हैं। बट नेवरदीलेस जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों में जन्मजात छेद होते हैं या आपको बताया जाता है कि हार्ट का साइज बड़ा है, तो वो आजकल की प्रॉब्लम नहीं है, वो शुरू से है। बच्चों में छेद की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। काफ़ी कुछ छेद ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ बढ़ जाते हैं, उनको हम रिपीट फॉलोअप हर 6 महीने में इको करके देखते रहते हैं कि वो छेद भर रहे हैं या नहीं।
कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनमें हमें पता रहता है कि ये छेद बढ़ेंगे नहीं, उनमें हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इनका समय से उपचार करा लीजिए। आजकल बहुत नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हम छोटे बच्चों में डिवाइस डालकर, एक छतरी जैसा एक यंत्र होता है, वो अंदर डालकर बिना बच्चे का बड़ा ऑपरेशन किए उन छेदों को बंद कर देते हैं और बच्चा एडल्ट लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जीत सकता है। कुछ ही केसेस में आजकल ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताएं। मैं अजरा बोल रही हूँ शास्त्री नगर से। जी अजरा, पूछें सवाल। मैम फोन तो बहुत देर से लगाया था लेकिन महिलाओं को लग नहीं रहा था। नहीं नहीं, हम पूरी कोशिश करें कि महिलाओं के जो कॉल्स है वो हम सबसे पहले लिए। अजरा पूछे। जी मैं पूछ रही थी कि मेरी उम्र जो है 50 साल है, मेरा बीपी हाई रहता है, मैं पूछ रही थी कौन सा टेस्ट करवाएं आगे के लिए। अजरा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपको जो ब्लड प्रेशर है वह उम्र के साथ होने वाला ब्लड प्रेशर है या कोई और कारण है आपके बीपी को बढ़ाने का, जैसे आपकी किडनी ठीक है या नहीं, आपका भोजन संतुलित है या नहीं। और उसके बाद ही हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, मतलब अपनी खुराक में, अपनी रोज़ की दिनचर्या में लाने हैं और किस किस्म की दवाई आपके लिए बेस्ट रहेगी। जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, हाँ शिवाली बात कर रही हूँ मानसरोवर से। चलिए मैम, अब देखिए बैक टू बैक तीन अब back to फीमेल्स back कॉलर females हमसे हैं। जुड़ी हैं। जी, पूछे सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि आई एम अ वर्किंग वुमेन, सिटिंग जॉब मेरा बहुत ज्यादा रहता है एंड ESR और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सेकंड थिंग, छोटे छोटे काम करने में भी बहुत ज्यादा घबराहट होती है, थकान रहती है, तो हार्ट डिजीज होने का जो चांसेस है वो कितने ज्यादा है? आपकी एज बताएं। 45। 45। देखिए, अब मैंने जो पहले बात की थी वही बात हो गई। अगर कोई और रिस्क फैक्टर है, जैसे आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और, आर्थराइटिस प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू हियर यू। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है मुझे। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो आर्थराइटिस के लिए आपकी कुछ दवाएं चल रही होंगी, है ना? हाँ। तो बाकी आपको शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आपको थोड़ा सा काम करने पर अगर घबराहट हो रही है तो इसको सिर्फ मानसिक तनाव मानकर मत छोड़ें, इसके टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये हो सकता है कि आपको साथ में कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी हो। एटलीस्ट आपका कोलेस्ट्रॉल, ECG, ट्रेडमिल टेस्ट, ये सब आप करवाएं ताकि अगर कोई भी बीमारी हो तो समय से पकड़ में आ जाए। जी, तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना है, बिल्कुल। लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर रुचि बार बार ये चीज़ बता रही हैं और डियर लेडीज, होप कि आप इस चीज़ को सुन रही हैं। डॉक्टर रुचि, लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पान, किस तरह के बदलाव लाने हैं, क्या कुछ करें हमारी फीमेल्स? देखिए, एक्टिविटी में जब हम बात करें तो आपको सेडेंटरी नहीं रहना है। 30 से 45 मिनट की कोई भी अच्छी एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, नाचना, डांसिंग, स्विमिंग या कोई स्पोर्ट्स, जो भी आप करना चाहें करें। नमक का सेवन थोड़ा कम रखें, चिकनाई का सेवन थोड़ा कम रखें। खाने में वो जो भी खाने जो थोड़े गिस्ट होते हैं, जिनको हज़म करने में समय लगता है और आप अपने को थोड़ा सा फिज़िकली लेस फिट या ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, उन खानों को त्याग दें। लाइट फूड्स लें, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें स्पेशली, क्योंकि अमूमन मैंने घरों में देखा इंडियन फैमिलीज़ में कि अगर किसी भी चीज़ की घर में कमी होती है तो वो कमी महिला अपने ऊपर ले लेती है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। आप सब्ज़ी अगर बना रहे हैं तो उसका एक पोर्शन अपने लिए रखें। दाल अगर बना रहे हैं, आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आपको चाहिए है। आप चपाती एक कम खा लें, लेकिन ये सब चीज़ें आपका एक एडिक्वेट पोर्शन साइज़ आपकी बॉडी में जाना चाहिए, नहीं तो वही पैसे आपके बाद में दवाइयों पे खर्च हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जी, तो कुछ समय और है हमारे पास। श्रोताओं, आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी 2 फोन लाइन्स 2200-700 और 2200-800। डॉक्टर रुचि, जब महिला को किसी तरह की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, इलाज शुरू हुआ, तो उसका इलाज और बीमारी कितना गंभीर रूप ले सकती है? क्या उसमें भी किसी तरह का अंतर रहता है पुरुषों की तुलना में? बिल्कुल रहता है। 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने ये देखा है कि जब महिला को प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि शुरुआत में वो इतना सीरियसली खुद भी नहीं लेती अपनी प्रॉब्लम को, तो वो अस्पताल अक्सर तब पहुंचते हैं जब उनके हाथ से बात निकलती हुई होती है। जी। तो ऑलरेडी केस थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होके ही अस्पताल में पहुंचता है और इसलिए कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है फीमेल्स में। सेकेंडली, बीमारी होने के बाद जो चीज़ें, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो प्रिकॉशंस उनको बताई जाती हैं, शायद वो खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं। महिलाओं को सेल्फ विक्टिमाइजेशन की आदत पड़ गई है कई सालों से, कई 100 सालों से। तो इस चलते वो प्रिकॉशंस वो नहीं लेती हैं और
उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उतना अच्छा नहीं रहता. दे आर नॉट बैक टू दैट हेल्दी सेल्फ जो उनको आना चाहिए हार्ट की बीमारी होने के बाद, वो नहीं हो पाता है. इस पे डेफिनेटली महिलाओं को खुद ही एक्ट करना है कि जो उन्हें दवा समय से लेने के लिए बताया जाता है, जो उनको डाइटरी चेंजेस या एक्टिविटी रेकमेंड की जाती है, वो करें. जी, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. हेलो नमस्कार मैम, मनीष अग्रवाल बोल रहा हूँ. मनीष जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम एक क्वेश्चन था मेरा आपके हार्ट से संबंधित कि पूछिए. अगर आपने ईसीजी करा लिया, इको करा लिया और उसमें भी कोई बीमारी आपकी ट्रेस नहीं होती है, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या लेना चाहिए? सर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि ये जो 2 टेस्ट हैं ये तो देखिए स्टैटिक टेस्ट्स होते हैं ना, इनमें आपको कुछ एक्टिविटी करा के नहीं किए जाते, तो इनमें कोई रिस्क भी नहीं होता. ये आप ऑफ द काउंटर डायरेक्ट किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में या किसी अस्पताल में जाकर कहकर करवा लेते हैं. आपके शरीर को नुकसान होने का रिस्क नहीं है. पर इसके बाद वाले जो टेस्ट हैं उनमें हल्का सा रिस्क होता है, चाहे वो एक छोटा सा TMT नामक टेस्ट ही क्यों ना हो. मेरी सलाह ये है, इनमें से कोई भी टेस्ट, TMT, एंजियोग्राफी, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, टेक्नीशियम स्कैन, डोबुटामाइन स्ट्रेस है, कोई बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हार्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी डॉक्टर, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पे ही कराने चाहिए आपको. जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. हेलो हेलो हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें. मैम, मैंने अभी वापस से फोन लगाया, सीटू बात कर रहा हूँ. जी सीटू जी, पूछें. मेरी भाभी जी का ये सवाल है कि मतलब उनकी प्रेगनेंसी का भी मतलब 7वां मंथ चल रहा है, तो उनके मतलब पहले एक बच्चा जो गर्भ में था वो बीपी की वजह से अचानक से उनका बीपी बढ़ गया, लेकिन इस बार जो डॉक्टर से मतलब वो अपना ट्रीटमेंट ले रही है, तो अभी तक उन्होंने बीपी की दवाई शुरुआत नहीं की. तो क्या उनको मतलब डॉक्टर से वापस से मतलब बीपी का चेकअप करवाना चाहिए, जबकि बीपी मतलब 7वें मंथ तक नॉर्मल रहती है, 8वें 9वें? हाँ सर, मैं समझ गई आपका सवाल. आप देखिए, नॉर्मली 7वें महीने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, और ये खतरनाक होता है. इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिन भी गायनोकोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं उनको आप पहले की हिस्ट्री बताएं, ताकि वो आगे आने वाले महीनों में आपको जल्दी जल्दी बुलाएं, हर हफ्ता बुलाएं, बार बार आपका ब्लड प्रेशर चेक हो, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे उसका इलाज चालू कर दिया जाए. इसके अलावा कुछ टेस्ट वो और करवाते हैं ये देखने के लिए कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस तो नहीं है. वो यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, वो सब भी वो कराएंगे, तो वो आप करवाइए और समय से दवाई लेना शुरू करवाएं. डॉक्टर रुचि, वक्त है कार्यक्रम को यहीं समेटने का, तो प्रोग्राम के एंड में क्या एक मैसेज आप सभी महिलाओं को देंगी? आप खुद एक सक्सेसफुल महिला हैं, डॉक्टर हैं, और परसों हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका सभी महिलाओं के लिए और साथ ही दिल की सेहत के लिए भी? हाँ, तो सबसे पहले सभी महिलाओं के लिए क्या रहेगा वो ये कि अभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. मेरी ये इच्छा है कि हम हर दिन को अपना बना सकें. कोई भी ऐसा एक दिन नहीं चाहिए महिलाओं को जिस दिन सारी सेलिब्रेशंस या सारे सजेशंस या सब कुछ माना जाए. दूसरा, मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को यूज़फुल बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं और बीमारी रहित बनाने के इच्छा में की चेष्टा में जुट जाएं, ताकि हमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं हो जो आपको पीछे खींच पाए. आप निरंतर आगे बढ़ते रहें. धन्यवाद. जी, रेडियो पिंक सिटी स्टूडियो में आप आई, आपके माध्यम से इतनी जानकारी हम सभी तक पहुंचा पाए. थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचि.